नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस लगभग आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पे हमने बात की है। और आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। ठीक है, इसके बाद हम कोई एक नया सिस्टम, कोई सा भी तंत्र ले लेंगे, जैसे स्केलेटल सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में बात करते हैं कौन सा टॉपिक ले। तो आज जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में कल एक नया टॉपिक चलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 80 से 120 mm ऑफ Hg, 60 से 140 mm ऑफ Hg, 90 से 100 mm ऑफ Hg और डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है इसमें। जो ए ऑप्शन दिया गया है हमारा 80 से 120, 80 से 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसमें मापते हैं ब्लड प्रेशर को। तो पहला ऑप्शन हमारा ए दिया गया है 80 से 120। क्या ये 80 से 120 सही है? नहीं, ये 80 से 120 ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमें जो डी ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हार्ट में दो प्रकार का दाब लगता है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है सिस्टोलिक, यहां पर समझ लीजिए, एक क्रिया होती है सिस्टोलिक दाब और दूसरा होता है डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब होता है वो 120 होता है। ठीक है, और डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। सबसे पहले सिस्टोलिक दाब लगता है, जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसके बाद ब्लड वापस आता है, यानी जैसे ही उसको हार्ट ब्लड को पंप करता है वैसे सिस्टोलिक दाब लगता है और वो 120 होता है। और जो डायस्टोलिक दाब होता है वो 80 होता है। तो हमारा जो आंसर है वो 120 से 80 होगा, लेकिन 80 से 120 नहीं होगा, क्योंकि जो पहले लगता है वो सिस्टोलिक दाब है, बाद में लगता है वो डायस्टोलिक दाब है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, यदि नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तब हम इसे लगा सकते थे, कोई और दूसरा ऑप्शन दे देता इसमें तो हम इसको लगा सकते थे, और यदि 120 से 80 देता तो इसको लगा देते। ठीक है, पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी, कि इसमें डी ऑप्शन सही है, 80 से 120 वाला ऑप्शन सही नहीं है। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तब हम इसको डी मानेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही करेंगे। इस वाले ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, उनमें से देखा जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120 से 80 होता है, 80 से 120 नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बात समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं को उनके हृदय कक्षों के आधार पर सही मेल पहचाने। ऑप्शन है सांप, ए ऑप्शन है सांप, इसमें 4 कक्षी हृदय होता है। और बी ऑप्शन है कॉकरोच, इसमें 2 होता है, 2 कक्षी। तीसरा ऑप्शन है पक्षी, इसमें 3 कक्षी होता है। चौथा ऑप्शन है कुत्ता, इसमें 4 कक्षी हृदय होता है। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है।
मैं आपको पहला ऑप्शन बता रहा हूं, सांप। सांप आता है सरीसृप में, सांप आता है सरीसृप में। देखो मैं सभी को बता देता हूं। पहला होता है मत्स्य वर्ग, यानी मत्स्य वर्ग, और दूसरा होता है उभयचर, फिर होता है सरीसृप, और मैं थोड़ा सा उधर लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शायद दिख नहीं रहा होगा। और एक होता है पक्षी वर्ग और मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी। तो इन दोनों का जो हार्ट होता है वो 3 कक्षी होता है, ठीक है। इन दोनों का जो हार्ट होता है वो 3 कक्षी होता है। इन दोनों का हृदय होता है वो 4 कक्षी होता है, और इसका होता है 2 कक्षी हृदय, ठीक है। 2 कक्षी हृदय इनका, उभयचर और सरीसृप का 3 कक्षी हृदय, पक्षी और स्तनधारी का 4 कक्षी हृदय होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो सांप सरीसृप में आता है, सांप सरीसृप में आता है, लेकिन उसका ऑप्शन दिया गया 4 कक्षी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो 3 कक्षी होता है। दूसरा है कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच का 2 कक्षी दिया गया, लेकिन कॉकरोच का 13 कक्षी हृदय होता है, कॉकरोच का 13 कक्षी हृदय होता है, ठीक है। पक्षी का 3 कक्षी दिया गया है, पक्षी का 4 कक्षी होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, डी होता है, डी है कुत्ता। कुत्ता स्तनधारी में आता है, तो इसका ये 4 कक्षी होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी आज हम जो भी हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इससे जितने भी क्वेश्चन हम हो सकते हैं उसको पढ़ लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा नया सिस्टम कोई चलेगा, या तो इसके अंदर सिस्टम ले लेंगे या कोई अदर, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच के रुधिर का रंग होता है, कॉकरोच के रुधिर का रंग होता है, तो बताइए इसका। वैसे बहुत आसान है, चलो मैं बता देता हूं, इसका रंग होता है सफेद। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो सफेद कलर का होता है, ठीक है। सफेद कलर का होता है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो इसका कलर नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। वैसे तो सफेद होता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता सबसे कम किसकी है? बंधुता क्या होता है? बंधुता का मतलब होता है हीमोग्लोबिन किसके साथ सबसे कम बंध बनाता है, सबसे कम बॉन्ड किसके साथ बनाता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन Hb, हीमोग्लोबिन होता है, इसकी जो बंधुता है मैं आपको क्रम बता देता हूं। सबसे ज्यादा ये बंधुता इसकी बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, ठीक है। और उससे कम होती है ऑक्सीजन के साथ, और सबसे कम होती है CO2 के साथ। ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उससे भी कम ऑक्सीजन के साथ, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यानी आपने सुना होगा कि बंद कमरे में जब हम अंगीठी सिगरी जो भी जला लेते हैं, कोई भी चीज जला लेते हैं बंद कमरे में, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। और वो ये वाली गैस है, सुसाइड गैस भी कहते हैं इसे, सुसाइड, इससे सुसाइड भी हो जाती है हमारी, मतलब बहुत आसानी से। यानी ये इसका जो काम है, ये हमको बहुत गहरी नींद में ले जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये सबसे खतरनाक गैस है और ये हमें सबसे पहले गहरी नींद में ले जाती है और फिर हमें मार भी देती है। इसको सुसाइड गैस कहते हैं, ठीक है। और घुटन भी पैदा करती है, यानी दम घोटू गैस भी है। ये वाली जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये केवल दम घोटती है, ये केवल दम घोटू गैस है। इससे मौत नहीं होती। जब हम किसी बड़े पेड़ के नीचे सो जाते हैं तभी हमारा दम घोटती है और हम जग भी जाते हैं, यानी जाग भी जाते हैं। लेकिन ये गहरी नींद में ले जाती है, गहरी नींद में ले जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये सबसे पहले गहरी नींद में ले जाती है और हमारी डेथ भी कर देती है, ठीक है। और ये तो हमारे लिए लाभदायक होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे कम बंधुता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो है बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नब्ज गति मापने वाला यंत्र। ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमीटर, मैनोमीटर, पल्सोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी स्फिग्मोमीटर। जो ए ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर ये है, इससे हमारा बीपी मापा जाता है। मैनोमीटर, इससे हमारा क्या मापा जाता है? बीपी, यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहां पे मापा जाता है? हमारी ब्रोंकियल धमनी में, जो यहाँ पर एक पट्टा से चढ़ा देते हैं और हवा भरते हैं, उससे एक गुब्बारा टाइप का होता है, उससे हवा भरते हैं, तो वो हमारा बीपी चेक किया जाता है, ठीक है। और जो ये तो ये ऑप्शन है, आंसर हमारा बी ऑप्शन है। बी में दिया गया है स्फिग्मोमीटर, यानी स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमीटर। ये हमारा नब्ज गति यानी पल्स रेट, पल्स रेट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पल्स रेट। नब्ज गति, नब्ज गति कहां पे मापी जाती है? हमारी जो रेडियल धमनी होती है कलाई में, कलाई में रेडियल धमनी होती है यहाँ पर, तो उससे हमारी पल्स रेट मापी जाती है और वो मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय को शुद्ध रुधिर आपूर्ति करने वाली धमनी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारा पल्मोनरी, बी ऑप्शन एओर्टा, कोरोनरी, वेना कावा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, ठीक है। कोरोनरी धमनी हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, शुद्ध रुधिर करती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कोरोनरी धमनी है वो हमारे हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर बैंक में रुधिर को जमने से बचाने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे रुधिर बैंक में रुधिर को बचाने का काम करता है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन सही है, सोडियम सिट्रेट। बी ऑप्शन हमारा सही है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट।
सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है जिससे ब्लड को जमने से बचाया जाता है। मैं ब्लड बैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ब्लड बैंक में क्या होता है कि ब्लड बैंक में हम ब्लड को लगभग 35 से 42 दिन तक रख सकते हैं। ब्लड बैंक में हम ब्लड को 35 से 42 दिन तक रख सकते हैं। और ब्लड बैंक में जो हमारा यूनिट होता है वो होता है 350 ml, 350 ml ब्लड होता है एक यूनिट में। ये कितने में होता है? एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। इसमें से हमारा 300 ml तो ब्लड होता है, 300 ml ब्लड होता है और 50 ml वो पदार्थ होते हैं जो हमारे ब्लड को बचाते हैं, यानी जमने से बचाते हैं। एंटीक्लॉटिंग जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वो इसमें 50 ml मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड होता है हमारा 300 ml होता है, 50 ml इसमें एंटीक्लॉटिंग पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे ब्लड जमे ना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कणिकाओं का संख्या के आधार पर घटता क्रम है। यानी जो हमारी रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी ब्लड सेल्स होती हैं, उनका क्रम बताना है आपको घटते क्रम में। तो चलिए बताइए, ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है समझ लेते हैं। यानी जो आरबीसी की संख्या होती है, आरबीसी की लगभग संख्या होती है 50 से 55 लाख, 55 लाख प्रति घन mm3। ठीक है, 50 से 55 लाख होती है। और प्लेटलेट की जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी ये लगभग 6000 से लगभग 10 से 11000 लगभग पाई जाती है। तो ये सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो सबसे आरबीसी सबसे ज्यादा, आरबीसी सबसे ज्यादा, उससे कम होती है प्लेटलेट्स और उससे भी कम होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये हमारा क्रम सही है। ये वाला क्रम बिल्कुल सही है। आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर मृत्यु किस यौगिक के बनने से होती है? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया था। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए, तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर होगा बी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है? जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों से क्रिया करने पर बनता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब भी बनता है और इससे करता है तब भी बनता है। लेकिन ये वाली जो गैस है
CO2 ये हमें मारती नहीं है, केवल दम घोटती है हमारा, हमें मारती नहीं है। लेकिन ये CO2 गैस है, सॉरी CO गैस है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये क्या करती है, हमें गहरी नींद में ले जाती है, उसके बाद में हमारी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बंधुता करती है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और इसी से हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मैंने बताया थी, जैसे बंद कमरे में कोई भी अंगीठी या सिगरी जला के सो जाए तो वो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और वो यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, इससे हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह तत्व किस अवस्था में होता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। जो लौह तत्व होता है वो हमारा फेरस के फॉर्म में होता है, फेरस Fe+2, Fe+2 एक होता है, एक होता है Fe+3, ये वाला फेरस होता है, फेरस, और ये होता है फेरिक। तो इस अवस्था में आयरन नहीं होता, इस अवस्था में आयरन होता है, इस वाली अवस्था में आयरन होता है हमारे किसमें, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, O2 का परिवहन करना, हमारी पूरी बॉडी में प्रत्येक अंग तक O2 को पहुंचाना। ठीक है, तो हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें Fe+2 यानी फेरस फॉर्म में लौह तत्व पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रुधिर एवं हृदय की उत्पत्ति होती है, रुधिर एवं हृदय की उत्पत्ति होती है, रुधिर और हृदय की उत्पत्ति कहां से होती है? चार ऑप्शन दिए गए आपको, सही ऑप्शन बताइए, यानी दोनों की उत्पत्ति कहां से होती है, रुधिर की और हृदय की। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मीजोडर्म, मीजोडर्म, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मीजोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। अब ये मीजोडर्म होता क्या है, चलो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे देता हूं। देखो, मीजोडर्म होता है जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, भ्रूण अवस्था में होते हैं, तब क्या होता है कि जैसे ये भ्रूण रहा, ठीक है, तो इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं, इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं। एक होता है, ये वाली लेयर होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये वाली लेयर होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और ये ऊपर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, तो इस वाली लेयर से हमारा हार्ट का निर्माण होता है और ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लड का और हार्ट का निर्माण करने वाली जो होती है वो बीच वाली लेयर होती है, मध्य वाली, यानी मीजोडर्म। मीजोडर्म से हमारा रुधिर और हृदय की उत्पत्ति होती है। तो समझ गए होगा ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का नियंत्रण कितने जीनों द्वारा किया जाता है, यानी ब्लड ग्रुप का नियंत्रण कितने जीन करते हैं? ब्लड ग्रुप का जो नियंत्रण करते हैं वो कितने जीन करते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। चलिए बताइए, तो ब्लड ग्रुप का जो नियंत्रण करते हैं वो कितने जीन करते हैं? आंसर बताइए इसका। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन कौन से होते हैं वो जीन? एक होता है IA, IB और IO,
ये 3 जीन होते हैं, इसके द्वारा ही हमारा ब्लड ग्रुप का नियंत्रण होता है, रक्त समूह का नियंत्रण किया जाता है इन 3 जीनों द्वारा। ये 3 जीन होते हैं, इन 3 जीनों के द्वारा हमारे ब्लड ग्रुप का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए होगे। चलिए मिटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? रक्त का थक्का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी बी आंसर हमारा सही है। अब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन भी इसमें दिया गया है। तो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन में होता है कि अगर कोई भी चीज एक बार बदल गई तो वो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी चीज चेंज होने के बाद भी उसी अवस्था में आ सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी से बर्फ बनाई जा सकती है, बर्फ से पानी, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में क्या बताया गया है, पूछा गया है रक्त का थक्का जमना। अब एक बार रक्त का थक्का जम जाए तो उससे पुनः ब्लड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वो रासायनिक क्रियाएं करने के बाद उसमें बहुत सारे प्रोटीन भी होती हैं, प्रोटीन भी हेल्प करती है उसमें थक्का जमाने में, विटामिन भी हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वाला रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में रुधिर सप्लाई नहीं होती? मानव शरीर के किस भाग में सप्लाई नहीं होती? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये तो सोच के भी बता सकते हो आप आंसर इसका। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो होगा सी, ऑप्शन सही होगा सी, यानी कॉर्निया। कॉर्निया। अब आप कहेंगे बालों में कहां पे ब्लड सप्लाई होता है और नाखूनों में भी नहीं होता, लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो है कॉर्निया, यानी कॉर्निया में ब्लड का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। कॉर्निया हमारे आंख में होती है। ठीक है, तो कॉर्निया में ब्लड का सप्लाई बिल्कुल नहीं होता। जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स की जड़ों में ब्लड का सप्लाई होता है, लेकिन जो बॉडी से बाहर जो बाल निकले हुए हैं हेयर, उनमें सप्लाई नहीं होता। और जो नाखून होते हैं, बॉडी के संपर्क में जितने भी नाखून है हमारे, उनमें ब्लड सप्लाई होता है। और जो नाखून बॉडी से बाहर है, आप समझ रहे होंगे कौन से बाहर हैं, यानी बॉडी के बाहर जो भी नाखून है उनमें ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो बालों में, बालों की जड़ों में होता है, नाखून में, नाखूनों की भी जड़ों में होता है, और बाहर के पार्टों में नहीं होता है, यानी बाल के जो बाहरी पार्ट होते हैं उनमें नहीं होता, बॉडी से बाहर है। और नाखून भी बॉडी से बाहर है, उनमें नहीं होता, लेकिन कॉर्निया में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, कॉर्निया में ब्लड का सप्लाई बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारा ब्लड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्तदाब किस प्राणी में मापा गया था? सबसे पहले रक्तदाब यानी बीपी किस प्राणी में मापा गया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है घोड़ा। घोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी घोड़ा। सबसे पहले
एक हेल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बीपी मापा था घोड़े में। हेल्स नाम के साइंटिस्ट ने घोड़े में बीपी मापा था। तो ये इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जो भी टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो कल हम स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक लेंगे, यानी कंकाल तंत्र। आप पढ़ करके आइए कंकाल तंत्र के बारे में, हम उसके क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। तो कल हमारा जो नया टॉपिक होगा कंकाल तंत्र होगा, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद।